नीचे राजनीति से चलते हुए हम शहीदों तक आ रहे। और शहीद आप जानते हैं साहब, शहीद ऐसे ही थोड़ी हो जाता है। खून लगाने से शहीद नहीं होता साहब, खून देने से होता है, खून बहाने से होता है। और उन शहीदों के ही बल पे हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं, उन शहीदों के बल पे ही हम हंस रहे हैं या डोल रहे हैं। सैनिक खड़े हुए हैं अभी हमारे सरहदों पे जाके देखो तुम, वो जान अपनी हथेली पर रख के। अरे कल्पना नहीं कर सकते साहब, अगर हम आज़ादी का इतिहास पढ़े तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जब हम चंद्रशेखर आज़ाद को पढ़ते हैं, जब हम भगत सिंह को पढ़ते हैं, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को पढ़ते हैं, तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उन लोगों ने इतना त्याग कर कैसे दिया। यह भी आपको पता होगा, बटुकेश्वर दत्त और वो भगत सिंह जो जिन्होंने बम फेंका था, बटुकेश्वर दत्त तो अब तक जिंदा रहा है आज़ादी के बाद। और मुझे बड़ी शर्मसार ये बात लगी कि आज़ादी के बाद बटुकेश्वर दत्त को ये प्रमाण देना पड़ा कि मैं स्वतंत्रता सेनानी रहा हूँ। उसने मूंगफली तक बेची थी। ये सारी बातें जब मुझे शर्मसार करती हैं, क्योंकि आज़ादी का इतना फरिश्ता जो अब मूंगफली बेच रहा है हमारे लिए, ये बड़ी बातें मैं बात करता हूँ यहाँ, सुनना आप और सुने। स्याही नहीं कलम में जिसने खून भरा था अपना, बात समझना। अब हिलने की जरूरत नहीं। वो मदारी जो खेल करता है ना आखिरी, उस समय हाथ जोड़े कहता है मैं हाथ जोड़ता हूँ, आप जगह मत छोड़ देना, मेरे बच्चे के प्राणों की जो है दुहाई देता है। मैं भी आपसे यही कह रहा हूँ, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनकी बदौलत हम सब जिंदे हैं। ये हंसने और हंसाने की बात है, मैं मानता हूँ खूब करते हैं, लेकिन वो बैठे होंगे अभी स्वर्ग में, मेरी मान्यता है। उनकी आत्मा ये कह रही होगी जरूर कि मेरा वंशज जिंदा है जो हमारी बात करता है। मैं यहाँ से बात करता हूँ, स्याही नहीं कलम में जिसने खून भरा था अपना, जिसने देखा था भारत की आज़ादी का सपना, जो अपनी माँ को जंजीरों में जकड़ी देख न पाए, अरे शीश कटाने गए लौट कर घर वापस ना आए, जिनके लोहू का रंग अभी बाकी है मिट्टी में, जिनके लोहू का रंग अभी बाकी है मिट्टी में, लो उन्हीं शहीदों की आया हूँ पढ़ने चिट्ठी में। जिनके लोहू का रंग अभी बाकी है मिट्टी में, लो उन्हीं शहीदों की आया हूँ पढ़ने चिट्ठी में। ये चिट्ठी मैंने इस मिट्टी से अभी उठाई है, ये चिट्ठी फांसी के फंदे से चलकर आई है। ये चिट्ठी मैंने इस मिट्टी से अभी उठाई है, ये चिट्ठी फांसी के फंदे से चलकर आई है। इस चिट्ठी में माँ के दामन की गंध अभी बाकी है, ये चिट्ठी भाई से बिछड़ी बहना की राखी है। ये चिट्ठी नहीं गरजते सिंहों की वाणी है, इस चिट्ठी के अक्षर अक्षर में गहरा पानी है। इसने ही भारत माता की बेड़ी को तोड़ा था, इसने ही भारत माता की बेड़ी को तोड़ा था। इस चिट्ठी ने ही अंग्रेजों का लहू निचोड़ा था। इसने ही भारत माता की बेड़ी को तोड़ा था, इसने ही भारत माता की बेड़ी को तोड़ा था। इस चिट्ठी ने ही अंग्रेजों का लहू निचोड़ा था। ये चिट्ठी ही तो भारत माँ का एक धड़कता दिल है। इसमें मंगल पांडे है और राम प्रसाद बिस्मिल है। अरे भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु तीनों दिखते हैं। अशफाकुल्ला, बटुकेश्वर लोहू से लिखते हैं। और कलमकार हमने भी किए कलम से वार, मगर कलम की तलवारों से भी पेनी थी धार। कागज नहीं काम में लेते, और पंक्ति सुनना, कागज नहीं काम में लेते, लेते अंग्रेजों की छाती और उस छाती पर लिखते थे हम आजादी की पाती। कागज नहीं काम में लेते, लेते अंग्रेजों की छाती और उस छाती पर लिखते थे हम आजादी की पाती। पाती जब अपने शब्दों से आग उगलती थी, चटक चटक कर अंग्रेजों की छाती जलती थी। क्या मजाल कि उसे फिरंगी पूरी पढ़ जाते, क्या मजाल कि उसे फिरंगी पूरी पढ़ जाते। अगर भारतवासी पढ़ते तो फांसी पर चढ़ जाते। क्या मजाल कि उसे फिरंगी पूरी पढ़ जाते, अगर भारतवासी पढ़ते तो फांसी पर चढ़ जाते। और फांसी पर भी चढ़कर इंकलाब वो गाते, तो रुक चलते हुए वक्त के कदम वहीं रुक जाते। वो नौजवान कुर्बानी देते जब भरी जवानी में आसमान भी झुक जाता था उनकी अगवानी में। और यहाँ से पंक्ति पढ़ता हूँ, सुनना साहब, ये मत समझना मैं आपका खून पी रहा हूँ, मैं अपना खून दे रहा हूँ इस मिट्टी के लिए। मैं उनकी बात कर रहा हूँ, करके जाऊँगा, ज़्यादा नहीं 5-6 छंद पढ़ूंगा, सुनना एक एक करके सुनना। आपने पढ़ा होगा सन 47 में देश आज़ाद हुआ, पढ़ा होगा जरूर, लेकिन उस 47 से पहले की घटना पढ़िए आप। ऐसी आज़ादी नहीं मिली। मैं राजनीति की तरफ नहीं जाना चाहता, बहुत गंदगी भरी हुई है उसमें। आज़ादी कौन लाया, नाम किसके चली गई, ये सब छोड़ो। मैं लेकिन था क्या, सुना। स्वतंत्रता तो युद्ध था, वो राष्ट्र प्रेम शुद्ध था, नौजवानों की शहादतों का मजमून था।
जो विदेशी वंश की जड़ें उखाड़ने चले थे, जिंदगी भर जिन्हें मिला नहीं सुकून था। धमनियों में थी अखंड जोश की प्रचंडता, धमनियों में थी अखंड जोश की प्रचंडता, खौलता हुआ रगों में बूंद बूंद खून था। तिल मिला रहे थे जो स्वतंत्रता के वास्ते, कि जिनके सिर पे तो सिर्फ मौत का जुनून था, जिनके शीश पे तो सिर्फ मौत का जुनून था। भारती को भेड़ियों में देख न सके सपूत, भेड़ियों को काटने के लिए जो अधीर थे, धातु या अधातुओं के योग से नहीं बने थे। पढ़े लिखे आप समझ लेंगे। धातु का मतलब मत समझना चंद्रशेखर आज़ाद लोहे का बना था या भगत सिंह मिट्टी का पत्थर का बना हुआ, ऐसी बात नहीं थी। भारती को भेड़ियों में देख न सके सपूत, भेड़ियों को काटने के लिए जो अधीर थे, धातु या अधातुओं के योग से नहीं बने थे, वो भी आप जैसे हाड़ मांस के शरीर थे। कट गए थे इंच इंच जो वतन के वास्ते, जो वतन के वास्ते ही कट गए थे इंच इंच। क्रूरता जिसे मिटा सकी न वो लकीर थे, क्रूरता जिसे मिटा सकी न वो लकीर थे, जो फिरंगियों के वक्ष को चले थे चीरने। एकलव्य की कमान के अचूक तीर थे, वो एकलव्य की कमान के अचूक तीर थे। और एक बहुत अच्छी बात और करिए, मैंने की अब तक, आपने भी पढ़ा होगा, मैंने पढ़ा था, मेरा तो जन्म भी नहीं था उस समय, आज़ादी पहले, उसके बाद मेरा जन्म हुआ है। मैंने पढ़ा है, अंडमान निकोबार में लिखा हुआ था साहब, जो है वीर सावरकर शहीद। कुछ सिरफिरे चले कांग्रेस के दल के अलग, वो नहीं मानते थे सावरकर को शहीद, उन्होंने नाम हटवा दिया और लिखवा दिया शहीद ये गांधी, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का मैं भी सम्मान कर रहा हूँ, आप भी कर रहे हैं, बहुत कुछ किया उन्होंने, बहुत बड़ी बात है। लेकिन साहब जो बात सावरकर ने की वो भी कम नहीं थी। तो मुझे लगा ये जो लोग हैं ना राजनीति के, इन्होंने जो है उसको पढ़ा नहीं, आज़ादी के साहित्य को नहीं पढ़ा, ये थूक कर चाटने वाले लोग हैं। तब चार पंक्तियाँ पढ़ता हूँ, सुनना। उन लोगों के लिए जिन्होंने वीर सावरकर का नाम हटा के महात्मा गांधी का लिखवाया था, सुनना। और ये मैं यहाँ इसी मंच पर नहीं पढ़ रहा हूँ, आप समझ रहे हैं कि 5-7 बैठे हैं यहाँ खूब बोल रहे हैं। मेरे पीछे करीब मुख्यमंत्री तक बैठे हुए, मैंने ये बात बहुत खुल के कही है और कहता हूँ मैं साहब, अगर मैं कलमकार जैसा नहीं कहूँगा तो ईमानदारी नहीं होगी, इसलिए कहता हूँ थूकना है आपको तो थूकिए जरूर, पर थूकने के बाद मत थूक को ही चाटिए। बात बहुत ऊँची है लेकिन कहनी पड़ी है। थूकना है आपको तो थूकिए जरूर, पर थूकने के बाद मत थूक को ही चाटिए। चाटने में ही भलाई लगती है आपको तो चाटिए, परंतु रोज रोज ना छाटिए। संसद की सीढ़ियों पर चढ़ तो गए आप, संसद की सीढ़ियों पर चढ़ तो गए हैं आप, सभ्यता की सीढ़ियां हुजूर मत काटिए। जिन्होंने किया है देह दान देश कोई, उन देवतुल्य देश के शहीदों को न बांटिए, देवतुल्य देश के शहीदों को न बांटिए। ज्ञान दान देने वाले ज्ञानी हैं अनेकों, जिन्हें सुनकर मन के सुमन खिल जाएंगे। बड़े बड़े ज्ञानी आते हैं, कभी आसाराम आता था, कभी और बापू आ रहे और आ रहे, बड़े बड़े ज्ञान दे रहे हैं और जनता को प्रभावित करते हैं। लेकिन जो शहीदों ने दिया वो दे सकते हैं, इतनी हिम्मत है। मैं खुली चुनौती देता हूँ, कितने बापू आ जान वो कह देंगे हाँ जो शहीदों ने किया वो हम करें। तब पढ़ता हूँ साहब, ज्ञान दान देने वाले ज्ञानी हैं अनेकों, जिन्हें सुनकर मन के सुमन खिल जाएंगे। अर्थदानियों की बात करने लगे जो आज, अर्थदानी भी यहाँ हजारों मिल जाएंगे। पर प्राण दान के लिए कहे जो कोई आपसे, प्राण देने के लिए कहे जो कोई आपसे, थूक सूख जाएगा और होंठ सिल जाएंगे, थूक सूख जाएगा और होंठ सिल जाएंगे। कैसे प्राण दे के गए देश पर शहीद, ये कहानी जो सुनोगे तो कलेजे हिल जाएंगे, ये कहानी जो सुनोगे तो कलेजे हिल जाएंगे। और केवल 3 छंद पढ़ता हूँ, अपना स्थान ग्रहण करूँगा साहब। केवल 3 छंद, बहुत हैं लेकिन मैं 3 पढ़ता हूँ चुनिंदा। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद और शहीद आजम भगत सिंह। केवल 3 छंद सुन लेना और फिर इसके बाद आप अपने घर घर, ठीक है साहब। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के बारे में मैंने पढ़ा है, गोरखपुर की जेल में बंद है अगला, वहाँ रेगिस रेत है, गर्मी के दिनों में 2 कंबल उसे दिए, पूरा शरीर बेड़ियों से जकड़ा हुआ है, बहुत तंग कोठरी है, उसी में खाना उसी में पाखाना। आप ताज्जुब करो, इधर पाखाना रखा है इधर खाना रखा है। पाखाने के साथ आप खाने को खा सकते हैं क्या? लेकिन उसने कई सालों तक ऐसा किया, सुनना बात। और काई के लिए कर रहा था वो, उसे कुछ मिलना थोड़ी था, केवल हमारी और आपकी खुशी के लिए। तब पढ़ता हूँ,
फरमान फांसी का सुना के भी फिरंगियों ने। जब फांसी का फरमान लग जाता है तब उससे कोई यातना नहीं दी जाती है, ये नैतिक काम है मानवीय कर्म है। लेकिन वो तो अंग्रेज थे, फिरंगी थे, उन्होंने तो बहुत कुछ किया, इसलिए पढ़ता हूँ, सुनना साहब। फरमान फांसी का सुना के भी फिरंगियों ने, दिया जो अमानवीय कष्ट वो अकूत था। जिस कोठरी में खाना पीना सोना बैठना था, उसी कोठरी में त्यागना भी मलमूत था। तो 9 फुट की तंग कोठरी में भेड़ियों से तंग, 9 फुट की तंग कोठरी में भेड़ियों से तंग, एक एक अंग इस बात का सबूत था, एक एक अंग इस बात का सबूत था। लोहे का नहीं था बिस्मिल का शरीर, किंतु लोहे से भी एक सूत ज़्यादा मजबूत था, लोहे से भी एक सूत ज़्यादा मजबूत था। और चंद्रशेखर आज़ाद जिन्होंने बलिदान दिया था मालूम है, इलाहाबाद में, आज जैसे हम प्रयागराज कहते हैं, अल्फ्रेड पार्क में रात में 11 बजे उनके मित्र और दोनों बात कर रहे थे। शायद भगत सिंह को छुड़ाने की योजना थी, लेकिन किसी मुखबर ने जाके सूचना दे दी और उसको चारों ओर से घेर लिया। चित्र ये है कि चारों ओर से घिरा हुआ है अकेला चंद्रशेखर आज़ाद, जिसके पास एक माउजर है, माउजर में 6-7 गोली, 6 गोली से ज़्यादा होती नहीं है, इसलिए छोटी सी पिस्टल है उस पर, वो उसके हाथ में। और चारों तरफ से पुलिस ने, फिरंगियों ने घेर रखा है, जिनके हाथ में बंदूकें, हजारों गोलियाँ। यहाँ सुनना साहब, एक साथ सैकड़ों फिरंगियों को देखते ही एक भारतीय सिंह तन के हो गया खड़ा, भागा नहीं था। एक साथ सैकड़ों फिरंगियों को देखते ही एक भारतीय सिंह तन के हो गया खड़ा। माँ तो भारती के वक्ष पे न हो सके प्रहार, इसलिए वो माँ के वक्ष के ही सामने अड़ा। दंदनाती चल रही थी जब हजारों गोलियां, चल रही थी दंदनाती जब हजारों गोलियां, चंद गोलियों के साथ था मुकाबला कड़ा, चंद गोलियों के साथ था मुकाबला कड़ा। एक गोली रह गई तो आरती के थाल में, अपने हाथ से ही देख दीप को गया चढ़ा, अपने हाथ से ही देख दीप। पता है, अपने आप गोली खुद ने गोली चलाई थी, याद है। और आखिरी छंद पढ़ता हूँ, शहीद आजम भगत सिंह। उसको शहीद आजम क्यों कहें, इसके पीछे बहुत बड़ा इतिहास है। अगले ने 48-49 दिन तक जो है जेल में जो है उपवास किया था इस आज़ादी के लिए। अरे बहुत कष्ट है उन्होंने यार, बर्फ़ की सिल्ली पे पड़ा हुआ है, बर्फ उसमें जनवरी के महीने में फूस की रात। यहाँ से शुरू करता हूँ साहब। और ये पढ़ो आप, थोड़ा सा पढ़ के देखो, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वो काई के लिए बलिदान कर गए, इंकलाब जिंदाबाद, काई के लिए? उनको क्या मिलना था साहब? उनके परिवार वालों को नौकरी मिल रही, कि परिवार वालों को धन मिल रहा था? केवल हमारे लिए, देश की आज़ादी के लिए। तब पढ़ता हूँ, सुनना साहब। तापमान शून्य यानी घोर शीतकाल में भी 0 डिग्री टेम्परेचर, जब पानी भी बर्फ बन जाता है, ऐसी स्थिति में उसको कितनी यातनाएं दी जा रही हैं। तापमान शून्य यानी घोर शीतकाल में भी बर्फ की शिला पे एक सिंघनी का लाल था, और वस्त्रहीन देह पे कोई कपड़ा नहीं था, केवल एक अच्छा था। ये प्रैक्टिकल है, सही मैं कह रहा हूँ। वस्त्रहीन देह पे, मैंने भी किया था। मैं देखूँ मैं बर्फ में कितनी देर मेरी मुट्ठी में रही, तो मैं 1 मिनट तक बर्फ को मुट्ठी में दावे नहीं रख सका, मुझे फेंकनी पड़ी, मेरी हाथ शून्य हो गया, और वो बर्फ की छिल्ला पिट रहा है। सुनना साहब, तापमान शून्य यानी घोर, जब 3-3 रजाई ओढ़ लेते हैं हम, तापमान शून्य यानी घोर शीतकाल में भी बर्फ की शिला पे एक सिंघनी का लाल था, और वस्त्रहीन देह पे विशाल बेड़ियों का जाल, बेंत का प्रहार जो कि खींच लेता खाल था। खाल पे भी नौन और मिर्च का किया था लेप, खाल पे भी नौन और मिर्च का किया था लेप। वेदना का चित्र वो विचित्र बेमिसाल था, वेदना का चित्र वो विचित्र बेमिसाल था। राम जाने कितनी वो पीर पी गया फकीर, किंतु लेस मात्र भी न मन में मलाल था। कमाल था, कमाल था, कमाल था, कमाल था।